हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला जो कि बेस्ड है हमारी यूपीएससी और स्टेट पीएससी पे, इस सीरीज का आज का हमारा ये 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं और जो हमारा पिछला पार्ट था भाग 4, उसमें हमने चर्चा की थी कंपनी के शासन की, भारत में कंपनी के शासन की, और जिसमें हमने 1773 और 1784 के 2 एक्ट्स मतलब रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट की विस्तृत चर्चा की थी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के इतिहास में एक कंपनी के शासन में 1786 के चार्टर एक्ट से कंपनी के शासन के अंत तक की, मतलब 1853 तक के चार्टर एक्ट की संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले 1786 के चार्टर एक्ट की। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भारतीय संविधान के जो हमारी ये सीरीज चल रही है यूपीएससी बेस्ड, इसके अगर आपने पिछले वीडियोस मिस किए हैं, नहीं देखे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर यहां से आप पिछले 4 वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 1786 के चार्टर एक्ट की। तो 1786 का जो चार्टर एक्ट था उसमें खास क्या था, इसमें जो प्रमुख विशेषताएं थी उसमें यह थी कि गवर्नर जनरल के पद की शक्तियों में इजाफा हुआ था। मतलब ये एक्ट बहुत ही छोटा था, हालांकि जो 1786 का एक्ट था, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी इसमें कि इसमें गवर्नर जनरल के पद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। किस प्रकार से कि परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल प्रयुक्त कर सकता था। मतलब गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के बहुमत के निर्णय पर वीटो का विशेषाधिकार भी प्रदान किया गया था। अब क्या इसमें विशेष हुआ कि अब गवर्नर जनरल था वीटो का प्रयोग करके अपनी परिषद के निर्णय को भी उलट सकता था। तो ये एक विशेष अधिकार 1786 के चार्टर एक्ट में जो है वो प्रदान किया गया। कॉमनली ये एक्ट आपको मिस कर दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, और इसमें 2-3 खास बातें हैं। पहला तो ये कि किस एक्ट में जो सवाल बनता है वो ये यहां पर महत्वपूर्ण बनता है कि किस एक्ट में गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार प्रदान किया गया, वो था 1786 का चार्टर एक्ट। और साथ ही साथ जो भारत में गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को भारत का मुख्य सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ बना दिया गया था। इसी एक्ट के द्वारा 1786 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही गवर्नर जनरल को भारत का मुख्य सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ बनाया गया था। और पहले व्यक्ति जो गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियों के साथ जो कार्य कर रहे थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कौन प्रथम व्यक्ति था जो कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल होते हुए था? तो प्रथम व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये बहुत ही छोटा एक्ट था 1786 का, जिसकी ये कुछ विशेषताएं थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1793 का जो चार्टर एक्ट था उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अगले 20 वर्षों तक व्यापार का आश्वासन प्रदान किया गया। 1793 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ उसमें यह कहा गया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आश्वस्त किया गया कि भारत के साथ व्यापार में उसके विशेषाधिकार जो थे वो अगले 20 वर्ष तक जारी रहेंगे। 20 वर्षों तक उनमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी। इसके अंतर्गत कुछ आर्थिक सुधार भी किए गए। किस प्रकार के आर्थिक सुधार हुए अगर इसकी बात करते हैं तो जो इंग्लैंड में सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और कर्मचारी थे, मतलब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, क्या होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसकी हमने बात पिछले वीडियो में, मतलब जब हमने चार्टर एक्ट की शुरुआत की थी, रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी, तब विस्तृत रूप से की थी। तो अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रहा है, बोर्ड ऑफ ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी या फिर नियंत्रण बॉडी थी, किस प्रकार से कार्य करती थी, तो उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि विशेष आर्थिक सुधार क्या क्या हुए थे। तो इसमें
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते ये जो थे ये भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान कर दिया गया था। मतलब अब ये आर्थिक सुधार हुआ कंपनी के लोगों के लिए, जो कि एक विशेष रूप से 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया था। अब बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 के चार्टर एक्ट में जो भारतीय क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार था यह फिर से 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था। जो 1793 में 20 वर्ष बढ़ा, 1813 में भी 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया कंपनी का अधिकार क्षेत्र। लेकिन इसमें अलग क्या हुआ 1793 से, वो ये हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को इसमें समाप्त कर दिया गया था। मतलब अब जब 1813 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ उसके साथ भारत में व्यापार के लिए ब्रिटिश नागरिक आ सकते थे, धर्म प्रचार के लिए भारत आ सकते थे, मतलब स्थायी रूप से निवास भी कर सकते थे। तो जो एकाधिकार था कंपनी का वो समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट में। और इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत आ सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, निवास कर सकता है, या फिर जो प्रचार प्रसार है या फिर निवास कर सकता है, धर्म का प्रचार भी कर सकता है और व्यापार में अपना जो स्थायी व्यापार भी कर सकता है। लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी ने चाय के बागानों में काफी ज्यादा निवेश कर रखा था शुरुआत से ही। तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि कंपनी का जो एकाधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार, मतलब ये दो व्यापारों पर कायम रखा जाएगा। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया व्यापार में, किंतु चाय के बागानों और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम रखा गया। तो वह 1813 का चार्टर एक्ट था। साथ ही साथ भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का प्रावधान भी 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया, जो कि महत्वपूर्ण था। अब आगे बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश इंडिया के केंद्रीकरण के लिए, सेंट्रलाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अभी तक का सबसे ज्यादा विस्तृत और प्रभावकारी एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट था। यही कारण है कि कुछ बुक्स में भी आपको मिलेगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद सीधा 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ाया जाता है। और काफी कोचिंग्स में भी जो 1784 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके बीच के जो महत्वपूर्ण एक्ट में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए वो हमने यहां पर चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं मुख्य विशेषताओं की, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट की थी। तो क्या क्या विशेषताएं थी? सबसे पहले जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और जो भारत का गवर्नर जनरल बना उसे समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियों का प्रमुख बनाया गया था। मतलब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल के गवर्नर जनरल को, और भारत के गवर्नर जनरल को सभी प्रकार की नागरिक और सैन्य शक्तियों का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ये एक सबसे प्रमुख विशेषता थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इस गवर्नर जनरल को, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, सभी प्रकार की नागरिक और सैनिक दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रमुख घोषित किया गया था। और प्रथम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसमें विशेष क्या हुआ कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त हो गया था। अभी तक जो कुछ एकाधिकार था या फिर जो व्यापार का अधिकार था, जो 20 वर्षों तक बढ़ा था 1813 से 1833 तक, अब व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त हो गया था। मतलब अब कंपनी का कार्य मात्र शासन करना रह गया था। जो भारत में जो कंपनी थी उसका मुख्य कार्य शासन करना था और व्यापार के लिए सभी ब्रिटिश नागरिकों को
आमंत्रण मिल चुका था, कोई भी ब्रिटिश नागरिक आकर व्यापार अपना स्थापित कर सकता था। आगे बात करते हैं, कंपनी का कार्य मात्र शासन रह गया था और व्यापार सभी नागरिकों के लिए खुल चुका था, जो कि हमने चर्चा कर ली। 1833 के चार्टर एक्ट में एक विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। विधि आयोग की स्थापना की गई, जो यहां पर हमने चर्चा की। तो जो विधि आयोग लॉ कमीशन था, तो लॉ कमीशन का गठन क्यों किया गया, क्यों जरूरत पड़ी, इस पर अगर चर्चा करते हैं तो भारत में चूंकि अब ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में व्यापार के रास्ते पूर्ण रूप से खुल चुके थे, तो विधि आयोग कहां से आया बीच में? तो वो आया इस प्रकार की, भारत में ब्रिटिश नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण भारतीय कानून के रूपों में उनको ढाला जाना आवश्यक हो गया था। तो भारतीय कानून के रूप में उनको किस प्रकार से ढाला जाए, इसके लिए भारत में प्रचलित कानूनों की संहिता तैयार की गई और एक विधि आयोग का मतलब लॉ कमीशन का गठन किया गया। और इस लॉ कमीशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। अन्य 1833 एक्ट की विशेषता में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया। 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए कि प्रयास किया गया, ना कि शुरुआत हो पाई। क्यों शुरुआत नहीं हो पाई? कि इसमें जो खुली प्रतियोगिता थी, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी पद हो, कार्यालय हो या रोजगार हो, तो उसमें कंपनी में सभी भारतीयों को हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा इसमें प्रस्ताव रखा गया। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने विरोध किया था इस चीज का। इस वजह से जो सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिताएं थी, उनका आयोजन स्टार्ट नहीं हो पाया था। आगे इसी एक्ट में 1833 के एक्ट में दासों की अवस्था सुधारने हेतु जो विशेष निर्देश थे वो दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि दासों की जो दशा है वह सुधारी जानी चाहिए। इसी का एक परिणाम था कि जो दास प्रथा अवैध घोषित हुई 1843 में, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट की विशेषता के कारण ही था। अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। 1853 का चार्टर एक्ट किस प्रकार से विशेष था? हालांकि यह भी उतना बड़ा चार्टर एक्ट नहीं था, तो इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये थी कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। जो पिछले 1833 के चार्टर एक्ट में प्रपोज था, नहीं हो पाया था, उसमें 1853 के चार्टर एक्ट में इसको किया गया। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई थी। खुली प्रतियोगिताओं के लिए जो समिति बनी वह मैकाले समिति थी। साथ ही साथ विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधि परिषद का गठन किया गया। जो अखिल भारतीय विधि परिषद का गठन हुआ, क्यों हुआ? विधि निर्माण हेतु। किस एक्ट के द्वारा हुआ? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसमें जो प्रतिनिधित्व करता थे वो विभिन्न प्रांतों से संबंध रखते थे। तो ये मुख्य विशेषता थी 1853 के चार्टर एक्ट की। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में ताज शासन का। 1857 में जो क्रांति हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके बाद जो यहां का जो ये समझिए कि नियंत्रण प्रणाली थी वह सीधा ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई थी, वो ट्रांसफर हो गई थी। तो उसके बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ वो ताज शासन कहलाया। और 1947 तक, मतलब 1858 से 1947 तक ताज शासन भारत में लागू रहा, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। तो ताज शासन के अंतर्गत की सारे अधिनियम हम अपने आने वाले वीडियोस में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ताज शासन जो कि 1857 से 1847 तक रहा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, इसको लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और फेसबुक से हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए अगर आप मुफ्त में पीडीएफ चाहते हैं तो अपनी मेल आईडी में कमेंट करें और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।